नमस्कार विद्यार्थियों, बीए फाइनल हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपका स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काल से संबंधित है। आधुनिक काल के कवि, आधुनिक काल का इतिहास, उसकी प्रवृत्तियां और उसकी विशेषताओं का अध्ययन हम इस पत्र में करेंगे। आज का जो हमारा व्याख्यान है उसमें हम आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि है उसे जान लेना हमारे लिए आवश्यक है। आधुनिक काल की इस पृष्ठभूमि को जानने के पश्चात हम आधुनिकता, आधुनिकतावाद और समसामयिकता की अवधारणा को समझने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही मध्यकालीन बोध और आधुनिकता बोध के बीच का जो अंतर है वह इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। भारत में आधुनिक युग का आरंभ कैसे हुआ, इसे समझने का प्रयास करेंगे। भारत में आधुनिक युग की क्या विशेषताएं हैं, इसे समझेंगे। और इसके अतिरिक्त आधुनिक हिंदी काव्य के जन्म एवं विकास पर संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं आधुनिकता का स्वरूप। आधुनिक किसे कहेंगे? तो सबसे पहले जो हमारे मस्तिष्क में बात आती है कि आधुनिकता का संबंध है वर्तमान काल से। जो अभी चल रहा है वही आधुनिकता है, क्योंकि आधुनिक या आधुनिकता जो शब्द है वह बना भी अधुना धातु से है। आधुनिक, आधुनिकता और आधुनिकतावाद शब्द अधुना धातु से बने और अधुना का कोशगत अर्थ है इस समय का या अब का। इस प्रकार आधुनिकता का संबंध हम वर्तमान काल से इसके कोशगत अर्थ के आधार पर जोड़ सकते हैं। परंतु साहित्य के संदर्भ में आधुनिक शब्द किसी काल विशेष का सूचक न होकर नई प्रवृत्तियों और स्थितियों का सूचक है, क्योंकि इस समय अर्थात वर्तमान काल में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो पुरातन या रूढ़िवादी हो, किंतु उसे आधुनिक नहीं कहा जा सकता। तो आधुनिक जो प्रत्यय है उसके लिए केवल वर्तमान काल से संबंधित होना ही साहित्य के संदर्भ में आवश्यक नहीं, बल्कि कुछ उसमें प्रवृत्तियां और स्थितियां कुछ उसमें नई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आधुनिकता का अभिप्राय आधुनिकतावाद से भी लिया जाता है, लेकिन ये आधुनिकतावाद शब्द आधुनिकता के केवल बाह्य पक्ष पर बल देता है। ये केवल बाह्य चिन्हों पर ही बल देता है, जबकि वास्तविक आधुनिकता मनुष्य की आत्मा, मस्तिष्क और उसके विचारों में भी नएपन का सूचक है। आधुनिक के लिए कभी समसामयिक शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, परंतु यह नितांत वर्तमान से न जुड़कर उस कालखंड विशेष से जुड़ा रहता है जिससे कोई खास विचार अथवा प्रकृति सर्वाधिक प्रभावी रहती है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में आधुनिकतावादी विचार प्रभावी थे, इसलिए आधुनिकता हमारी समसामयिकता थी। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और सूचना क्रांति के कारण उत्तर आधुनिकता का दौर चल रहा है, इसलिए आज हमारी समसामयिकता उत्तर आधुनिकता है। तो इस प्रकार समसामयिक शब्द भी आधुनिकता को संपूर्ण रूप से इंगित नहीं करता। फिर आधुनिकता का प्रत्यय क्या है, इस व्याख्यान के माध्यम से हम समझने का, इस प्रत्यय को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं आधुनिक बोध से पहले जो मध्यकालीन बोध है उससे आधुनिकता बोध कैसे अलग है। आधुनिक काल से पूर्व का जो युग था उसे मध्यकाल की संज्ञा दी जाती है। यह आधुनिक काल से बहुत अलग है। किस किस दृष्टि से अलग है? दार्शनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। मध्यकाल वह युग था जहां जीवन के केंद्र में ईश्वर, धर्म तथा आस्था थी। नव जागरण के साथ ही विज्ञान ने प्रगति की और इन आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। ईश्वर और धर्म की जगह आधुनिक काल में विज्ञान और मनुष्य आ गए तथा मानववाद ही सर्वोत्तम मूल्य माने जाने लगा। तो इस प्रकार दार्शनिक दृष्टि से आधुनिक बोध मध्यकालीन बोध से अलग पड़ता है।
आर्थिक विकास की दृष्टि से भी देखें तो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था व्यापारिक पूंजीवाद अथवा राष्ट्रीय पूंजीवाद की अवस्था थी, लेकिन आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति के कारण यह युग साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और अबाध औद्योगिकरण का युग है। तो आर्थिक दृष्टि से भी यह आधुनिकता बोध अलग पड़ता है। राजनीतिक दृष्टि से यदि देखें तो जो मध्यकाल था वह सामंतवाद, राजाओं के देवी अधिकार और राजतंत्र को मान्यता देने का युग था, और आधुनिक युग में औद्योगिकरण और पूंजीवाद ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, जिससे प्रजातंत्र को आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाने लगा। तो ये जो आधुनिकता है वह मध्यकालीन बोध से किस प्रकार भिन्न है, ये हमने संक्षेप में जाना। अब हम ये देखते हैं कि आधुनिक युग का आरंभ कब से माना जाए। आधुनिक युग का प्रारंभ पश्चिम में और भारत की परिस्थितियों के संदर्भ में अलग अलग समय पर हम देख सकते हैं। पश्चिम में आधुनिक युग का आरंभ 15वीं से 20वीं शताब्दी के बीच मानते हैं, जबकि भारत में आधुनिक युग का आरंभ अंग्रेजी राज्य की स्थापना से माना जा सकता है, जो प्लासी और बक्सर की विजयों से आरंभ होता है। पश्चिम में आधुनिक युग ज्ञान के उदय, नवजागरण, औद्योगिकरण, पूंजीवाद के विस्तार तथा विज्ञानवाद से जुड़ा हुआ है, और यह सब स्थितियां पश्चिम में 15वीं से 20वीं शताब्दी के बीच हुई। तो पश्चिम में हम आधुनिक युग का आरंभ 15वीं शताब्दी से मान सकते हैं। भारत में आधुनिक युग का आरंभ अंग्रेजी राज्य की स्थापना से माना जा सकता है, जो प्लासी और बक्सर की विजयों से आरंभ होता है। 1858 में अंग्रेजी राज्य की बागडोर सीधे महारानी विक्टोरिया ने संभाल ली। इसके पश्चात अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ, रेल, डाक, तार का प्रचलन हुआ और भारतीयों में राष्ट्रीयता का भाव भी उदित हुआ। समाज सुधार व आजादी की लड़ाई साथ साथ चली। भारतीय नवजागरण का प्रारंभ राजा राममोहन राय से माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पूर्व और पश्चिम को ही नहीं मिलाया, बल्कि भारत का अतीत और वर्तमान को भी संतुलित करने का प्रयास किया। पराधीन भारत में पश्चिमियत को ही आधुनिकता के रूप में प्रचारित करने का प्रयास किया गया, और जिसके विरोध में राजा राममोहन राय और गांधी जी जैसे बड़े नेताओं ने भारत के अतीत को महत्व दिया और पश्चिम से उपयोगी ज्ञान लेने का ही समर्थन किया। भारत में आधुनिक युग मोटे तौर पर 18वीं से 20वीं शताब्दी तक माना जा सकता है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि मध्यकालीन बोध से आधुनिकता बोध किस प्रकार भिन्न है, और भारत में आधुनिकता बोध की जो स्थिति है वह किस रूप में प्रगति कर रही थी, किस रूप में आधुनिकता बोध आ रहा था। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो विश्व में आधुनिक युग प्रारंभ हुआ, इस आधुनिक युग की क्या विशेषताएं थी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक युग की जो सबसे पहली विशेषता है वह है मानववाद, दूसरी धर्मनिरपेक्षता, और भारत के संदर्भ में हम देखें तो प्राचीन संस्कृति पर निर्भरता। तो सबसे पहले हम लेते हैं मानववाद। मध्यकालीन बोध में मनुष्य की सोच के केंद्र में कौन रहता? ईश्वर रहता था, और सारा जीवन उसी को अर्पित रहता था। आधुनिकता बोध जो नव जागरण की उपज है, मनुष्य की सोच के केंद्र में मनुष्य को ले आता है। मनुष्य को सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी मानते हुए समाज के संपूर्ण क्रियाकलाप उसके हित में, उसके कल्याण में होने चाहिए, ये विचार जोर पकड़ने लगा, और इस विचार को मानवतावाद के अंतर्गत इंगित किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम आधुनिक युग की विशेषता के अंतर्गत अगली विशेषता भारतीय संदर्भ में लेते हैं धर्मनिरपेक्षता। मध्यकाल में धार्मिक क्रियाकलाप तथा धार्मिक आस्थाएं जीवन को परिचालित करती थी, ये हम जानते हैं, और पश्चिम में चर्च और राज्य में खूनी संघर्ष भी हुए, और अंततः धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था को आदर्श मान लिया गया। भारत में धर्म और राज्य में पश्चिम की तरह संघर्ष नहीं हुए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की परंपरा भारतीय इतिहास में प्राचीन परंपरा है। धार्मिक आजादी भारतीय संस्कृति के मूल में है। नव जागरण में विज्ञान पोषित तर्क-आश्रित विचारों की महत्ता स्वीकार की जाती है, और भाग्यवाद, परलोकवाद, पुनर्जन्मवाद तथा अन्य अंधविश्वासों को नकारने पर बल दिया जाता है। तो ये सब चीजें धर्मनिरपेक्षता को और अधिक पल्लवित करती है,
और भारतीय आधुनिक युग में हम इस धर्मनिरपेक्षता की विशेषता को भी इंगित करते हैं। भारतीय नवजागरण की तीसरी विशेषता है प्राचीन संस्कृति पर निर्भरता। भारतीय नवजागरण पराधीनता के युग में आया, ये हम जानते हैं। इसलिए अपनी परंपराओं की शीर्षता सिद्ध करते हुए उन्हें युग के अनुकूल बनाना आवश्यकता थी हमारी। भारतीय आत्मगौरव और स्वाभिमान की ये मांग थी कि हम अपनी श्रेष्ठ विरासत से प्रेरणा लें और उसके गलत अंश से मुक्त हो जाएं। विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे असंख्य समाज सुधारकों ने यही किया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं आधुनिक युग या आधुनिक शब्द के प्रत्यय को समझने का प्रयास किया। और इसी आधुनिक युग में जब हम साहित्य की दृष्टि से देखते हैं, तब हिंदी कविता इस आधुनिक युग में कौन सा मोड़ लेती है, किस रास्ते पर आगे बढ़ती है, इसमें कौन कौन से पड़ाव आते हैं, वह इस इकाई में हमारे अध्ययन का विषय है। आधुनिक हिंदी काव्य का जन्म और विकास हम 1850 से मान सकते हैं। छापे खाने के आगमन और गद्य के प्रचार और प्रसार के साथ ही हिंदी साहित्य में कई नई विधाओं का प्रचलन हो रहा था। आधुनिक हिंदी काव्य से पूर्व हिंदी में 200 वर्षों तक रीति काव्य का प्रचलन रहा। रीतिकालीन साहित्य दरबारी सामंती काव्य था। आधुनिक युग तक आते आते सामंती प्रभाव बिखरने लग चुका था और नए युग में पश्चिमी ज्ञान विज्ञान और विचारों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। छापे खाने ने जिस नए शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया, उसे अलग तरह के साहित्य की जरूरत थी। वह रीतिकालीन साहित्य से संतुष्ट नहीं था। अंग्रेजी और बंगला के प्रभाव से नए प्रकार का साहित्य हिंदी में रचा जाने लगा था। तो यह साहित्य एक नए मोड़ की तरफ, नए अपने पंख फैलाने के लिए अग्रसर हो रहा था। इस युग में काव्य व गद्य की भाषा भी हमें बदलती हुई नजर आती है। ब्रज का गद्य प्राय धार्मिक आख्यानों वह चिट्ठी पत्रों तक ही सीमित था। इससे पूर्व का जो रीतिकाल था, अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो उसमें पद्य लिखा गया, वह ब्रज भाषा में लिखा गया, और गद्य था वह था ब्रज में, लेकिन वह अधिकांश रूप से धार्मिक आख्यान या चिट्ठी पत्रों के रूप में ही था। और वर्तमान युग के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा उपयुक्त न थी, तो इसलिए ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली में विचारों की अभिव्यक्ति करने का ये जो दौर है, ये प्रारंभ होता है। और धीरे धीरे काव्य भाषा के रूप में भी खड़ी बोली स्थापित होने लगती है। मैथिली शरण गुप्त प्रथम बड़े कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली को पूरी तरह से काव्य भाषा के रूप में अपनाया। आगे चलकर प्रसाद, पंत, निराला आदि ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में एक अनूठी गरिमा प्रदान की। तो हम देखते हैं कि जो आधुनिक युग था वह हमारे इस साहित्य को कैसे प्रभावित करने के लिए अग्रसर होता है। तो विद्यार्थियों, आगे के व्याख्यान में हम हिंदी कविता के पृष्ठभूमि के रूप में उसकी परिस्थितियां और हिंदी कविता के आधुनिक युग में उसकी जो विकास के चरण हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।